11 जनवरी। वक्त शाम 7 बजे। जबलहान को गए हुए काफ़ी घंटे बीत चुके थे मगर वो वापस नहीं आया। पहला घंटा बेचैनी में गुजरा, दूसरा खौफ, तीसरा फ्रस्ट्रेशन, चौथा थकान और पांचवा कबूलियत। बिलाखिर उन्हें एक बार फिर कबूल करना पड़ा कि वो सहाने से बाहर नहीं जा सकते। जबरीश सख्त इसराबी आलम में था, जो कि बाकायदा उसके चेहरे से भी आया था। उसके प्लान में मार्च सिर्फ उससे होती तो खैर थी, मसला उसके खानदान का था, जिन पे कम अज कम वो अपनी वजह से कोई मुसीबत आने नहीं दे सकता था। उसके इतने परफेक्ट प्लान में कोई झोल आ भी सकता था, वो ये मानने को तैयार नहीं था। वो कई बार ऐसी ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था जिससे कोई भी उससे झगड़ पड़ता, मगर उन लोगों में से सब बस खामोश रहे। वो शायद चाहता था उससे लड़ा जाए, मगर वो सब नहीं लड़े। वो कयामत से गुजर कर आए थे और कयामत से वापसी याद रहती। कौन उसे लाया ये असबाब नहीं। जबरीश का बस नहीं चलता था, वो उठकर उस मैदान में चक्कर लगाने शुरू कर दे। वो लगा भी लेता अगर उसके दोनों पैर जख्मी न होते। शादान आसपास से छोटी छोटी लकड़ियां एक जगह जमा कर रहा था। उसे देखते हुए जुखरूफ भी उसके साथ देने के लिए उठी। सच शुक्र की लकड़ियां खुश थीं, मगर धूल और बेतहाशा मट्टी शादान के लिए कोफ्त का बायस बन रही थी। एक बेंच पे सर रखे बेजारी से आसपास देखती हंसला की निगाह उस पे ठहर गई। वो एक हाथ नाक पे रखे दूसरे हाथ से झुककर लकड़ियां समेट रहा था। वो जाने क्यों बेख्तियार मुस्कुराई। कितना नखरेबाज था वो। उससे नोट किया था कि शादान को जरा सी भी गंदगी नहीं पसंद। वो अच्छे पहनावे और ब्रांडेड अशिया का आदी था। उसे देखते हुए हंसला ने अपना बैग खोलकर लाइटर और 2 कागज बाहर निकाले। वैसे किसी को ये याद है हम यहाँ आए क्यों थे? सुल्तान अपनी जगह पे बैठे हुए संजीदगी से बोला। तहसी करो, हम यहाँ आए नहीं लाए गए थे। शादान ने लकड़ियां जमा कर ली और अब वो सामने से आती हंसला को देख रहा था, जिसके हाथ में लाइटर और कागज था। मैं यहाँ आने की नहीं, कैफे विंग चार्म की बात कर रहा हूँ। हम एक मीटअप के लिए आए थे। बस एक मीटअप नहीं हो सका। हसन चमक कर बोला। मार खा ली, जलील हो गए, कपड़े फट गए, करेक्टर डेवलपमेंट हो गई, मोहब्बतें हो गई, दिल टूटे। उससे शादान और हंसला को एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए देखा। लोगों को खोई हुई मोहब्बतें मिल गईं, और जो नहीं हुआ वो मीटअप था। हम यहाँ से निकल सकते हैं। एक काम करो सुल्तान। सबरीश अचानक कुछ सोचते हुए बोला। तुम तीनों उठो और उस दरवाजे को धक्का मारो, बल्कि मुझे अपने साथ उठाओ। पैर में दर्द है, बाजू ठीक है मेरा, हम उसको धक्का मारकर तोड़ सकते हैं। ये बहुत पुराने दौर का है। वो तेज से कह रहा था, लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। ये ख्याल कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता, ये उसे बेचैन किए हुए था। कौन धक्का मार सकता है जबरीज? हसन के बाजू पे गोली लगी है। शादान की हालत देखो, वो कमजोर है, और मेरी गर्दन में टांके लगे हुए हैं। तुम्हें लगता है हम में से कोई दरवाजा तोड़ सकता है? सुल्तान तहम्मुल से बोला। तुम मेरा काम करना नहीं चाहते तो साफ साफ बोलो, ड्रामेबाजियां क्यों कर रहे हो? वो बरस पड़ा। मैं अकेला भी इसे तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। तुम मुझे कमजोर मत समझो। अगर निकालना ही था तो यहां लाए क्यों हो? शादान लकड़ियां नीचे फेंक कर तुर्शीद से बोला। हमें यहां तुम लाए हो, हर फसाद की जड़ तुम हो। ये चीख चिल्लाकर मासूम बनने की कोशिश मत करो तुम। अगर हम लोग खामोश हैं तो तुम सर पे मत चढ़ो। ओह, तो ये बात है। तुम लोग इसलिए मेरी मदद नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें यहां मैं लाया हूं। एक बात याद रखना, मैं अकेला काफी हूं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। वो बुलंद आवाज से कहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। हसन और सुखरूर नागवारी से उसे देख रहे थे। शादान लब पीछे हुए था। वाहिद इंसान जो पुरसुकून था वो सुल्तान था। वो उसे जोर आजमाई करने देना चाहता था। ठीक है, फिर निकाल कर दिखाओ हमें, क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं। हमारे पेरेंट्स सावरखंड के कुछ नहीं लगते थे, और तुम्हारे फादर यहाँ के सब कुछ थे। जुफर नागवारी से कहने लगी, हम यहाँ तुम्हारे बाप के किए हुए गुनाहों को क्यों झेल रहे हैं। सबरीश सुर्ख होते चेहरे के साथ बगैर कुछ कहे उठने की कोशिश करने लगा। हसन ने आगे बढ़ना चाहा, मगर सुल्तान उसका हाथ पकड़ चुका था। वो हथेली जमीन पर जमा कर उठा। पैरों का जोर जैसे ही फर्श पर पड़ा, उसके सारे जिस्म में दर्द की ऐसी टीसें उठी थी कि उसे अपना सारा जिस्म टूटता महसूस हुआ। वो धड़ाम से मुंह के बल वापस फर्श पे आकर गिरा था। तवानाई जैसे लम्हे के 1000वें हिस्से में सल्ब होकर रह गई हो। वो जमीन पे पड़ा करा रहा था। उसके चारों दोस्त उसे देख रहे थे। गहरी सांस लेते हुए शादान आगे बढ़ा, उसे कंधे से थामकर उठाना चाहा। उसका हाथ झटक चुका था, जिसके बदले में शादान ने एक लात उसकी पसलियों पर रसीद की। जवाबन सबरीश ने उसे हर वो गाली दी थी जिससे किसी के कान से धुआं नहीं, आतिश फिशां बाहर निकले। लाला पे हाथ मत उठाना जाहिल इंसान। अंसला के तुर्श अंदाज से कहने पे शादान पूरा उसकी तरफ घूमा। तुम्हारा लाला बाद में, मेरा दोस्त पहले है। इसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है मैं जानता हूँ।
हाथ नहीं, लात उठाई है। हसन का बोलना लाजिम था। शादान ने हंसला को देखते हुए उसे एक और लात मारी। सबरीज अब के चुप रहा। उसे दर्द हुआ था, बेतहाशा दर्द। ये हालत है लाट साहब की, और निकले हैं जंग करने। सुलग कर कहते हुए वो पंजू के बल उससे करीब बैठा। जरा से ही जद्दोजहद के बाद वो उसे सीधा करके बिठा चुका था। हंसला अब आग जला रही थी। जुफरूक ने आगे बढ़कर काट कबाड़ से कोई कुर्सी लाकर उसकी पुश को सहारा दिया। जबरीज हन्नूस गहरी सांसें ले रहा था, साथ आंखें मीच कर करा रहा था। दर्द की ये शिद्दत बर्दाश्त करना उसके लिए मुहाल हो रहा था। उसे अपने दोनों पैर दर्द की शिद्दत से कटते हुए महसूस हो रहे थे। जो हमारा है वो हमारा रहेगा जबरीज, खुद को थकाओ मत। सुखरुख उससे कंधे पे हाथ रखकर आसान से कह रही थी। यहाँ आने के पूरे 4 दिन हमने सिर्फ भागने की कोशिश की है। एक बार भी बैठकर ये नहीं सोचा कि लंदन का वक्त दोबारा आ गया है। जब हम साथ हैं यार, हम यहाँ से निकलेंगे, हम एक दूसरे को निकाल लेंगे। इस वक्त जो लम्हा है उसका सोचो। वो उसके साथ बैठ गई। रफ्ता रफ्ता सब बैठ गए। आग के गिर्द एक चमकटा सा लग गया। सुल्तान ने अपने बैग से फल निकाले और एक एक की तरफ उछालता गया। सब ने कैच किया और गोद में रख लिए। हसन ने जूस के पैकेट्स उनकी तरफ बढ़ाए। ठंड की शिद्दत को आग कम किए हुए थी। कई पल खामोशी में बीत गए। सब अपने अपने ख्यालों में गुम खामोश रहे। वाहिद आवाज़ वो थी जो इस वक्त लकड़ियों के झटकने की थी, या फिर किसी झींगरे की ग्रासारी की। काफी वक्त बाद हसन सुल्तान ने खामोशी की उस दीवार पे पहली ज़रब मारी थी। मुझे तुमसे मसाइल थे जबरीज। मध्यम लहजे में शिकायत की। मेरे कज़न की शादी थी, मैंने तुमसे आने को कहा था। तुम इस्लामाबाद में थे और शादी भी, लेकिन तुम नहीं आए। तुमने बाद में एक फ़ोन भी नहीं किया, और तुम उसी दिन किसी और दोस्त के साथ थे। तुम्हारा ना आना मसला नहीं था, मुझे इग्नोर करना मसला था। मैंने फ़हीम खान केस में अपने मुकाबिल को तारीखी शिकस्त दी। विक्ट्री पार्टी में तुम नहीं आए, न कॉल किया न मैसेज। मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने कहा तुम मसरूफ़ हो। तुम उन दिनों जॉबलेस थे। फिर कैसा काम? मुझे गोलियां लगी, तुम नहीं आए, और तुमने जस्टिस जुबैर के बेटे से कहा कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मेरी अपनी कोई कामयाबी नहीं है, मैं जो हूँ अपने बाप के नाम की वजह से हूँ। मैंने ये नहीं कहा था। वो धीरे से बोला। आंखें हसन की आंखों में डाल रखी थी। वो मुझसे कह रहा था कि हसन इस फील्ड में आते ही छा गया है। उसे वक्त ही कितना हुआ है, और उसकी कामयाबियां अभी से सब देख रहे हैं। इस बात पर मैंने उससे कहा था कि हसन नया नहीं है, उसे ग्राउंड अप मिला है, लेकिन वो खेल पहले से जानता है। 14 साल की उम्र से अपने बाप के साथ कोर्ट जाता रहा है। उससे वजाहत थी। और मैं तुम्हारी विक्ट्री पार्टी में नहीं आया क्योंकि मैंने तुम्हें ये केस लेने से मना किया था, और वही हुआ। उन्होंने तुम पे गोलियां चलाई। मैं गुस्से की वजह से तुमसे मिलने भी नहीं आया, लेकिन उससे एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया, अल्फाज जोड़े। आई एम सॉरी। जो भी था, मेरा रवैया गलत था। मुझे किसी तीसरे से हमारी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वाकई तुम्हें इग्नोर कर रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम बार बार पूछोगे। हसन ने सर को खम दिया, गहरी सांस ली और हर शय वक्त की धूल में बहुत पीछे उड़ा दी। वो अपनी गलती मान रहा था, ये काफ़ी था। जरा जरा सी गलतियों पे दोस्त नहीं छोड़े जाते। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं उससे थोड़ी देर बाद सबरीज को मुखातिब कर लिया। उससे कंधे उचकाए। थी, लेकिन बेहद बचकाना। मुझे लगता था तुम मुझ पे अपने पैसों का रोब झाड़ते हो क्योंकि तुम मुझे बार बार किसी जॉब का बता रहे होते थे। मसला तुम नहीं थे हसन, मसला मैं था। मेरा घर डिस्टर्ब था। मर्द का घर डिस्टर्ब हो तो उसका गुस्सा बाहर के लोगों पे निकलता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पार्टीज वगैरह में नहीं आता था क्योंकि वहां लोग थे, और इन दिनों मैं लोगों के सवालात के जवाब नहीं देना चाहता था। लेकिन मुझे ये सब तुम्हें बताना चाहिए था। आई एम सॉरी यार। बस सिर्फ एक सॉरी, सिर्फ एक तू बुतू बात करनी होती है। वो चीज़ें वो नहीं होती जो हमने समझ रखी होती हैं। नताइज वो नहीं होते जो हमने अखज़ कर रखे होते हैं। लोग वो नहीं निकलते जो हमने सोच रखे होते हैं। शादान, तुम्हें सुल्तान से क्या मसाइल हैं? हसन ने बराह रास्त उससे मुखातिब किया। जो भी है, अब कहो। हम यहाँ हल निकालने के लिए बैठे हैं। शादान जैसे सुलग उठा हो। क्या मतलब? अब उससे विलन बनाया जाएगा? मैं बताता हूँ मुझे शादान से क्या मसाइल हैं। सुल्तान ने पहल की। ये पहली बार था। शायद तहर का ये बाप उस पर असर कर चुका था, वरना उसे शिकायत करना सीखा नहीं था। मुझे शादान के साथ रहकर कफ्स जैसा लगता है। अव्वल तो शादान को गोसिप की आदत है। मैं कोई नेक नहीं हूँ, ये आदत मेरे अंदर भी है, लेकिन शादान उस सारी गोसिप के दरमियान अपना कसूर नहीं सुन पाता, और उसे लगा मैं उससे बेजार होता जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था। जब वो दूसरों के कसूर गिनवा रहा होता था, तब अगर मैं उसको कोई कसूर गिनवा देता था तो वो नाराज हो जाता था।
शादान ने गर्दन झुका दी। अजीब सी शर्मसारी हुई थी। वो सच ही तो कह रहा था। इसे मेरे हर दोस्त से मसला था। शादान को लगता था मैं कोई और दोस्त बनाऊंगा तो उसके साथ धोखा करूंगा। वो हर फोन कॉल, हर मीटिंग पे मुझसे लड़ने लगा था और मैं इन चीज़ों से बहुत तंग पड़ गया था। इसलिए मैंने फैसला पैदा कर लिया। वो मेरी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होने लगा था। मेरी प्रोफेशनल जिंदगी में वो अपनी टांग अड़ाता था और अगर मैं कोई बात ना मानूं तो लंबे झगड़े। मैं तुम्हारे बारे में पॉसेसिव था। वो सारे वक्त में पहली बार बोला। सुल्तान ने सर हिला दिया। मैं समझता हूँ और मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, लेकिन हम बच्चे नहीं रहे शादान। तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो। जो मेरे लिए तुम हो वो कोई नहीं बन सकता। ये बात यहाँ हर कोई जानता है। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके चक्कर में तुम मुझे ओवर शेडो कर देते हो। हसन के अंदर की रूठी महबूबा एक बार फिर जाग गई थी। जिंदगी के हिस्से पे आकर समझ जाना चाहिए कि दोस्त जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जिंदगी नहीं। सुल्तान संजीदगी से बोला। वो कोट्स और ड्रामे झूठे हैं जो कहते हैं दोस्त सब कुछ है। मैं समझता हूँ दोस्त बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। जिंदगी में आपको बहुत सारे शेड्स देने होते हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा दोस्त का होता है और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं वो हिस्सा पूरी ईमानदारी से दूं। जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ से मिलती है वो किसी और के साथ से नहीं मिलती, लेकिन मैं अपनी आज़ादी पे समझौता नहीं कर सकता। वो बोलते हुए रुका। हर कोई उसे देख रहा था। आई एम सॉरी शादान, मैंने फासला बना लिया। हालांकि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम मेरी बात समझ जाते थे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं यार, मेरे अंदर भी बहुत अनाह भर गई थी। मैं चाहता था तुम हमेशा कॉल्स करो और हर वक्त करो। ये गलत तरीका था। स्पेस हर इंसान का हक होता है। कम से कम तुम जब बात करते थे तब तो बहुत अच्छे से करते थे ना। और आई एम सॉरी, मैंने शो में बैठकर बहुत बकवास कर दी थी। गुस्सा था मैं। उस शो की वजह से अब्बा और सिराज भाई से 1000 दफा जलील हुआ हूं। सुल्तान ने सर झटका। खैर, सिराज भाई ने तो मुझे भी फोन करके ठीक ठाक बेइज्जत किया था। अजीब है यार, भाई तुम्हारा है, बाप हमारा बनता है। शादान बिगड़ कर बोला। बेइज्जती फिर से याद आ गई थी। तुम अब भी मुझसे नाराज हो शादान? सुल्तान ने ठहर कर पूछा। शादान ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें स्पेस दूंगा, वक्त भी। लेकिन दोस्त, तुम सबसे पहले मेरे थे और मेरे रहोगे। ठीक है, तुम्हें अपने प्रोफेशन में मुदाखलत नहीं पसंद, मैं नहीं करूंगा, मगर तुम्हें सुनना होगा। शायद कोई एक बात काम की हो। उंगली उठाकर फोन किया। सुल्तान ने सीने पे हाथ रखकर सर को खम दिया। जरूर साईं। उससे शादान का जुमला दोहराया। शादान हंस पड़ा। कुल्फत गायब हुई थी। दोस्तों से तब तक नाराज रहा जा सकता है जब तक वो आंखों से ओझल हो। जब वो सामने आकर हाथ पकड़कर मसाइल पूछते हैं तो इंसान ना चाहते हुए भी दिल खोल कर रख देता है। तुम भी बताओ जी, तुम्हें किससे क्या मसला है? सुल्तान ने उसे गुफ्तगू का हिस्सा बनाया, साथ उसके लिए अपनी करीब जगह बनाई और उससे उस तरफ आने का इशारा किया। हंसला गश खाते खाते रह गई। यानी सिर्फ शादान नहीं, ये पूरा ग्रुप बेशर्म वाकया हुआ था। वो उसके ऑफर को यकीनन नजरअंदाज कर चुकी थी। मुझे तुम सबसे मसला है और मसला ये है कि तुम सब मुझे लड़की समझकर अपने मामलात में शामिल नहीं करते। उससे एक नजर सुल्तान को देखा। वो मुकम्मल संजीदगी से उसे ही देख रहा था, सवाए सुल्तान के। सुल्तान मुस्कुराया था, फिर उसकी सुरमाई आंखों में देखते हुए हाल उससे मुनकता हुआ। दहर के पट जुदा हुए और उससे 3 साल पीछे सफर किया। लंदन का सफर। लंदन। वो पांचों एक लंबे अरसे बाद दोबारा लंदन आए थे। सफरीज को तनीन की दुकान बेचनी थी क्योंकि तनीन को रकम चाहिए थी। इतना अरसा उस दुकान और घर में तनीन की एक आंटी रहती थी, मगर उन्होंने भी जब ये घर और दुकान छोड़ने का फैसला किया तो सफरीज को आना पड़ा। हसन उनके बुलाने पे आया था। शादान और सुल्तान एक साथ छुट्टी पे और जुखरूफ सफरीज के साथ आई थी। उसका कयाम लंदन में अपनी एक कज़न के घर पे था। लंदन जैसे एक बार फिर आबाद हुआ था, लेकिन अब मशगले बदल गए थे। उन्हें हर वक्त जॉब, करियर, शादी और ढेर सारी दूसरी दुनियावी चीज़ों की फिक्र लग पड़ी थी। मुलाकातें मुख्तलिफ नेज पे चली गई थी। अनाओं के मीनार बनने शुरू हो चुके थे। आजकल वो सब एक रेस का हिस्सा बनने लगे थे। एक ही शहर में होते हुए वो 1.5 हफ्ते बाद तनीन फ्लावर्स शॉप पे मिले थे। वो फूलों से भरी दुकान आज भी वैसी की वैसी थी। उन सब के लिए लंदन एक हाथ सर्जा रखता था। उन्हें इस शहर की हवाओं से अकीदत थी और सड़कों से शनासाई। यहाँ की इमारतें घर का दर्जा रखती थीं। एक गोल मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे वो सब किसी गेट टुगेदर की बजाय एक फैंसी ड्रेस मुकाबले का हिस्सा लगते थे। ब्रांडेड, बोरिंग, बेकार। वो बाउंड ना जाने कहाँ छूट गया था। वो बेतकल्फी हवा हो गई थी। यानी उसने भी तुम्हें भाईजून कर दिया? शादान हसन की बात पे हल्का सा हंसा था।
वो जो उससे अपनी एक ताज़ा ताज़ा हुई मोहब्बत की खबर सुना रहा था, बहुत बुरी तरह बिगड़ा। ये मेरा कसूर नहीं है। मैं शक्ल से ही बेहद शरीफ और मासूम लगता हूँ। अब मैं कोई सैयद शाहदान थोड़ी हूँ जो शक्ल से खरांट लगे। शुक्र है, हरांट लगता है, तुम्हारी तरह खर्द नहीं। गधा, ज़बरीश ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। तुमने अपनी चोंच लाज़मी घुसानी होती है, बागड़ बिल्ले। वो तुनक उठा। ज़बरीश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तारीफ़ एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। वो लोग बातें करते रहे, कॉफ़ी पीते रहे, खाने के दौर चले। आज किसी ने किसी से उसके मसाइल नहीं पूछे थे। दोस्ती उस मुकाम पे आ गई थी जहाँ कामयाबी के किस्से अना का मसला बन गए थे। लेकिन फिर भी कुछ था उनके दरमियान जो बाहाल था। वो 5 लोग उस वक़्त ये नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी खुशगवार मुलाकात है और ये भी कि ये उनकी एक साथ आखिरी मुलाकात है। काश दहर कुछ राज़ इंसान पे वक़्त से पहले खोल देता ताकि इंसान अपने बचाव का सामान ही पैदा कर ले। थोड़ी देर बाद वो लोग दुकान से सुल्तान के अपार्टमेंट आ गए थे। यहाँ एक फ़र्द का इज़ाफ़ा था, सुल्तान की कज़न और शायद उसकी होने वाली मंगेतर भी। लॉन्च के सोफ़े पे आड़े-टेढ़े अंदाज़ में लेटे शादान एक बार फिर गॉसिप मूड में था। वो अपने बॉस के कच्चे चट्टे खोल रहा था और जब उससे आधी अंग्रेज यानी सुल्तान की कज़न को एक नज़र देखा, वो अपने मोबाइल पे टाइपिंग करने में मसरूफ़ रही। उसकी दूसरी निगाह ज़ुखरूफ पे पड़ी, जो बेहद गौर से उसकी बातें सुन रही थी। वो यकदम उठ बैठा, आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गईं और अब वो सुल्तान और हसन से धीमी आवाज़ में कह रहा था, क्या कह रहे हो? ज़रा ज़ोर से बोलो। ज़ुहूर को सुनने की बेचैनी हुई। तुम दूर रहो, ये लड़कों की बात है। शादान जल्दी से बोला। हसन ने दांतों की मुकम्मल नुमाइश की। सबरीश हल्का सा मुस्कुराया। हर बात तुम्हें बताने की नहीं होती, और वैसे भी तुम पेट की हल्की हो। सारी औरतें ऐसी ही होती हैं। ये कोई शौनिज़्म नहीं था। शादान इससे बड़ी-बड़ी बातें भी कह जाया करता था और ज़ुखरूफ तुड़क कर जवाब भी देती थी। मगर इस वक्त उस लड़की की मौजूदगी और हंसी ने उसे बेहद बुरा महसूस करवाया। वो बगैर कुछ कहे अपना बैग उठाए खड़ी हो गई थी। शादान बौखलाकर अपनी जगह से उठा था, मगर सुल्तान उससे पहले उठ चुका था। ज़ुखरूफ दरवाजे तक गई और तब सुल्तान, मैं जाकर देखता हूँ कहते हुए उसके पीछे गया था। पीछे हर कोई उसे हैरत से जाते हुए देख रहा था। ये लड़कियों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? शादान बड़बड़ाया। शाम का समय था। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम यूं ही खुशगवार हो गया था। लंदन के लोगों को इस बेमौसम बरसात की आदत हो गई है। अब ज़्यादातर लोग काम या पढ़ाई के लिए निकलते वक्त छतरी हमेशा साथ ही लेकर जाते हैं। दुकानों के शीशों पे गिरी ताज़ा बूंदें आंसू की बौछार की मानिंद ताज़ा थीं। सुखरूर के पीछे जाते हुए सुल्तान ने भी घर के दरवाजे के साथ लगकर रखी छतरी उठा ली थी। उसे यकीन था ज़रूरत पड़ने वाली है। वो गलियों से मुड़कर अब सड़क की तरफ जा रही थी। साथ साथ कई बार उससे आंसू भी पहुंचे थे। सुल्तान चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। गली के आखिरी सिरे पर रुककर सुखरूख ने उसकी तरफ मुड़ी। मेरे पीछे मत आओ, जाओ तुम भी अपनी सगी कजन और मेल दोस्तों के पास जाओ। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। ओके। वो बेहद ताबेदारी से बोला। सुखरूख पलट गई। अब वो मजीद तेज तेज कदम लेने लगी। सुल्तान उसकी हील की पेशकश हर शोर के दरमियान सुन सकता था। वो अब भी सुन रहा था। वो अब एक मार्केट एरिया की तरफ मुड़ रही थी। यहाँ कॉफ़ी शॉप्स, फूलों की दुकानें, छोटी छोटी देसी खानों की दुकानें, बार्स और कैफे से आसपास रश था। वो ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले बस चलती गई। जब उसे महसूस हुआ कि सुल्तान उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं, तब वो एक बार फिर मुड़ी थी। वह मासूमियत से अपनी जगह रुककर उसे देखने लगा। कहा है ना, अपने दोस्तों के पास जाओ। मैं तो उसी के पीछे जा रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे से जरा से फासले पर खड़े थे। आसपास से लोग गुजर रहे थे। शाम रंगीन थी, मंजर दिल फरेब। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। फिर क्या हो? गर्लफ्रेंड? अस्तगफिरुल्लाह। तुम लंदन आकर कितनी आज़ाद ख्याल हो गई हो। सुल्तान तासुब से बोला। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से मरना बेहतर समझूंगी। वो चबा चबा कर बोली। यानी तुमने मेरी बीवी बनने की ठान ली है? ओ खुदाया, मैं इतना अरसा तुम्हारी रातों से लाइल्म रहा। तुम्हारी बीवी बनने के लिए किताब में वैसे ही बहुत लड़कियां खड़ी हैं। सुर्ख सुर्ख होते चेहरे के साथ कहते हुए आगे बढ़ गई। दिल में जैसे आग लग गई हो। तुम्हें तो किसी कतार की जरूरत नहीं है। तुम सीधा स्टेज पे आने का सोचो जी। वो बदशगीसी से कहते हुए उसके पीछे हो लिया। वो आगे आगे चलती रही। फिर कहीं मोड़ मुड़ते हुए 10 मिनट की उस गुस्से वाली वॉक के बाद वो लंदन ब्रिज के एंड सामने वाले एरिया में आ गए थे। मजबूत पत्थर की छोटी सी घुटनों से जरा ऊपर तक आती दीवार के ऊपर स्याह रंग की ग्रिल्स लगी थी, जिनके बाहर नहर थी और रक में लंदन ब्रिज। यहाँ उस वक्त काफी रश था। लोग तस्वीर बना रहे थे, कॉफी के मग और बियर के कैन हाथों में लिए।
शाम का वक्त सुकून से गुजार रहे थे। जरा से फासले पर एक बैंड गाना बजा रहा था। ज़ुखरूफ भी बिल आखिर थक कर ग्रिल्स के साथ लगे सतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। सुल्तान जरा से फासले पर बनी एक कॉफ़ी शॉप तक गया, 2 कप खरीदे और वापस आया। ज़ुखरूफ वहीं थी, उसे यकीन था वो वहीं होगी। सुल्तान उसका सेफ ज़ोन था। वो अब उससे पूरी बात बताने वाली थी और वो सुनने वाला था। ये वो वक्त था जब वो काफ़ी कुछ कहते और सुनते थे। शादान का ये मतलब नहीं था कि तुम हमारा हिस्सा नहीं हो। कॉफ़ी का कप ज़ुखरूफ की तरफ बढ़ाया तो वो थक चुकी थी। तुम लोगों ने पहली बार नहीं किया सुल्तान। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें तुम लोग मुझे शामिल नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ? असद हसन का अपनी बीवी की बहन के साथ अफेयर चल रहा है और उस लड़की ने असद पे ज्यादती का इल्जाम लगाया था, जिससे मुश्ताल होकर असद ने वाकई यह काम किया। हम ये बात कर रहे थे, तुम्हें सुननी थी। ज़ुखरूफ वकार की हकीकी मानों में सिटी घूम हुई थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती दूसरों की प्राइवेट बात करने में? और शादान तो है ही बेगैरत। हम करते हैं ऐसी बातें, ये आज नहीं हुआ और आज के बाद खत्म भी नहीं होगा। ऐसा वक्त कई बार आएगा जब हम तुम्हें एक तरफ करेंगे, क्योंकि हम में से कोई भी इस दोस्ती में अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता। तुम होना चाहती हो? हरगिज़ नहीं। बेशक तुम सब मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब डिस्कस नहीं करना चाहती। बाउंड्री होनी चाहिए। फिर तुम गुस्सा क्यों हो गई? बूंदाबांदी एक बार फिर शुरू हो गई थी। लोग शटर्स की तलाश करने भागे। सुल्तान उसके लिए छतरी खोलकर खड़ा हुआ। कॉफी की कप हाथों में लिए छतरी तले खड़े वो दोनों और आसपास यहाँ से वहां भागते लोग। वो किसी फिल्म के दिलचस्प मंजर का हिस्सा लग रहे थे। गाना बजाते लड़के गिटार थामे जल्दी से किसी दुकान के शटर के नीचे चले गए। वो सबके सामने ऐसे बोल रहा था, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तब बात करे जब मैं तुम लोगों के साथ नहीं होती हूँ। सुल्तान ने मुस्कुराहट दबाई। वो सबका तारुफ जानता था। मैं उसे समझाऊंगा, दोबारा वो ऐसी बात नहीं करेगा। हाथ जोर पे सबके सामने। तुम शादी कर रहे हो उससे? यकदम वो सीधी हुई। बारिश अब तेज हो रही थी। सुल्तान आधा भीग रहा था। ज़ुखरूफ छतरी तले थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। नहीं, वो बस मेरी कज़न है और कुछ नहीं। ज़ुखरूफ ने फिर कोई सवाल नहीं किया। वो सुल्तान की नहीं का मतलब जानती थी। दिल से बोझ हट गया। तुम बहुत अपसेट हो जी, कुछ हुआ है? सुल्तान ने अपना कॉफ़ी का कप उसके कप से टकराया। ये जैसे याद दहानी हो कि उस कप पे पैसे लगे हैं। कुछ नहीं, बस वर्क स्ट्रेस है। पढ़ाई तो हो गई है, लेकिन मैं यहीं प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ। फिर मम्मी और डैड की लड़ाइयाँ, उनका प्रेशर तुम सब जानते तो हो। यहाँ क्या फायदा? सारा स्कोप पाकिस्तान में है। ढेरों ढेर कमाओगी, तरीके सीखना बस। वो मायनी हेजी से बोला, करप्शन के तरीके राइट? वो कॉफ़ी का कप होंठों से लगाते हुए बोली। नहीं, तबलीग कहाँ से शुरू करनी है, वो तरीके। और उसके संजीदगी से कहने पर सुखरूख हंस पड़ी। सुल्तान उसकी हंसी को देखे गया। फिर एकदम वो सीधी हुई, आंखों में चमक बढ़ाई। तुमने नोट किया, शादान बहुत बूझा बूझा है। मुझे लगता है लड़की का कोई चक्कर है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। सरसरी जिक्र किया था उससे। वो अब उसके सामने से हटकर उसके साथ आकर ठहर गया। झील की तरफ उनकी पुष्टि। जिक्र तो बेहद तफसीलन हुआ होगा। शादान की एक माँ जाम शोरों में है तो दूसरी तुम हो। वो अलग बात है, तुम बताना नहीं चाहते। उससे बताने से मना किया है, लेकिन वो खुद बता देगा तुम्हें। सुल्तान साहुलत से बोला। साथ मुस्कुराया। सुखरू ने सर को हफीफ से जंबिश दी और रुख बदल कर खड़ी हो गई। अब उन दोनों की एक दूसरे की तरफ पुष्टि। वो अब झील को देख रही थी और सुल्तान सामने हाथ बढ़ाकर छतरी हनूस उस पे तान रखी थी। बारिश हनूस उससे आधा भिगो रही थी। उन दोनों के दरमियान मामलात एक बार फिर नॉर्मल से आगे बढ़ आए थे। सुल्तान ने उसकी दाएं रुख को देखते हुए सोच लिया था कि अब वो पाकिस्तान जाएगा तो सुखरुख का रिश्ता जरूर तलब करेगा। उसे एहसास हुआ था ये लड़की और उसकी बातें उसे सारी जिंदगी सुननी चाहिए। उसके शिकवे हर वक्त दूर करते रहना चाहिए। यूं ही उसके लिए कॉफी के कप लाते रहना चाहिए। छोटे बाल तुम पे सूट करते हैं। उससे सुखरूख के कंधों से जरा नीचे तक आते बालों को देखकर तबसरा किया। कटवा लूं क्या? मुझे भी बहुत पसंद थे। वो फौरन इश्तियाक से उसकी तरफ मुड़ी थी। कटवा लो। चलो फिर चलते हैं। अभी? इस बारिश में? वो मुताज्जुब हुआ। हाँ, अभी इस बारिश में चलो। वो छतरी तले निकलकर आगे चलने लगी। सुल्तान सर झटक कर मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगा। वो उससे बहुत कुछ बता रही थी। सुल्तान सुन रहा था। इस बात से बेखबर कि ज़ुहरुफ वक़ार पाकिस्तान जाने के बाद उसके ख़ानदान के खिलाफ केस लड़ने वाली थी। इस बात से बेखबर कि उन दोनों के दरमियान
मामलात बेहद ख़राब होने वाले थे और सुल्तान सफदर की उम्मीदें एक बार फिर खाक होने वाली थीं। दहर इल्हाम नहीं दिया करता ना। हाल 11 जनवरी, वक्त 7:30 बजे। और मुझे शादान से भी मसाइल थे। छोटे कटे बालों वाली भरे भरे जिस्म वाली लड़की कह रही थी। शादान ने मुझसे हलील अहमद केस की तफसीलात मांगी थी और उन दिनों मैं सिर्फ केस देने के बारे में सोच रही थी। हाँ, तफसील मेरे पास थी, लेकिन वो क्लाइंट प्रिविलेज के तहत अमानत थी। मैं उसे बेच नहीं सकती थी। तुमने खुद क्या किया था जी? शादान ने उससे मुखातिब किया। तुमने जब्बार खटक केस में मुझसे टिप्स नहीं ली थी। मैंने जब्बार खटक के सगे भतीजे से वो तमाम मालूमात निकलवाई जो तुम्हें चाहिए थी। मेरी दोस्ती खराब हुई, लेकिन मैंने तुम्हारे काम किए। क्या वो गैर कानूनी नहीं था? तुम ना कह सकते थे। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। तुम उससे पहले कई कामों के लिए मुझे ना कह चुके थे और मैंने कभी बुरा नहीं मनाया। वो रसान से कह रही थी। मैं तुम्हें पहले ही 3 कामों के लिए ना कह चुका था। मुझे लगा तुम इस बार मुझसे नाराज हो जाओगी। मेरी एक बात याद कर लो शादान, मैं और तुम एक दूसरे के लिए खास हैं। तुम मेरे क्राइम पार्टनर हो, लेकिन जहां तुम्हारे लिए मुश्किलात हो, तुम खुद पे बोझ डालकर मेरी मदद मत करना। और तुम मुझसे वो काम करने को ना कहना जहां मुझे समीर 2 कोड़ी मुंह में बेचना पड़े। तुम मुझे लॉजिक पेश करके एक दिन में 10 कामों के लिए भी इनकार कर सकते हो। और तुम एक एक के पास जाकर मेरी शिकायत देना बंद कर दो। तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे कहोगी, कोई शिकायत हो तो मुझसे कहोगी। हम लड़ेंगे, लेकिन एट द एंड हम इससे 1.5 साल नाराज नहीं रहेंगे। वो तोड़क कर बोला। सुहरू का दिल हल्का हो गया। वो मुस्कुराकर शादान के दबे हुए चेहरे को देख रही थी और नजला तो जैसे उसे नजरें हटाना भूल गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ एक बेहद मुख्तलिफ इंसान था। उस शादान को उससे कभी नहीं देखा था। सच्चा, सादा और बेहद मुख्तलिफ। आई एम सॉरी ज़ुखरुफ। वो धीरे से बोला। आई एम सॉरी शादान, वो उसी के अंदाज से बोली। तुम लोगों ने सिर्फ इस वजह से एक लंबा अरसा बात नहीं की। सुल्तान ताज्जुब से बोला। सुफरू की रंगत फीकी पड़ी थी। शादान बेख्तियार रहा और हसन सुल्तान के लब शैतानी मुस्कुराहट में ढल गए। उसे अपने दोस्तों के बारे में सब पता होता था। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है? सुल्तान बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखने लगा। गधे बेगैरत आदमी, मैंने तुम्हारी वजह से ज़ुखरुफ से झगड़ा किया था। शादान बेड़ा। मैं बताता हूँ असल में हुआ क्या था। हसन अपनी जगह से उठकर आगे आया। गोल आंखें चमक उठी और वो लोगों के सर में दर्द शुरू करने का आगाज कर चुका था। हुआ कुछ यूं था कि शादी हॉल म्यूजिक के शोर से गूंज रहा था। एक तरफ स्टेज तक जाती रात आ रही थी और उसके दोनों अतराफ में मेहमानों के लिए मेज़ें लगी थी। ऐसे ही एक मेज पे उस वक्त 3 लोग कुर्सियां लगाए बैठे थे। जुगरूफ, शादान और हसन। जुगरूफ ने स्याह रंग की झिलमिलाती साड़ी पहने, छोटे बालों को नफीस जोड़े में बांधे उससे 2 लड़े रुखसार पे गिरा रखी थी। गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक 7 डायमंड स्टड्स कानों में डाले, वो आज मामूल से हटकर खूबसूरत लग रही थी। शादान और हसन ने एक डिजाइन का हल्के आसमानी रंग का कुर्ता शलवार पहन रखा था। आंखों पे स्याह चश्मा लगाए वो तीनों अतराफ का जायजा ले रहे थे। तफातन सुखरूफ ने ठहर कर हसन को देखा। जबरीज क्यों नहीं आया? वो भी तो आने वाला था ना। कैसे आएगा, मैं जो आ गया हूँ। शर्म आ रही होगी सामना करते हुए। हसन के अंदाज में अगर कुछ था तो महज बदगुमानी। उन दिनों उनका झगड़ा हुआ था। वो मसरूफ होगा हसन, वरना जबरीज कम से कम सामना करने से नहीं डरता। शादान ने स्टेज को देखते हुए तबसरा किया था। दूल्हा अब दुल्हन का हाथ पकड़े उसे अपने साथ बिठा रहा था। अगर तुम्हें उसकी तरफदारी करनी है तो साफ साफ कहो, क्योंकि मैं गधा नहीं हूं। मैंने उसे कॉल की थी मामला सुलझाने के लिए और वो आगे से मुझे गालियां दे रहा था। तो सुन लेते, गालियां देते हुए उसे रो देना था। तुम उसके दोस्त हो, उसके वीक पॉइंट पे कम से कम उसके रवैये का जिक्र मत लेकर बैठो। सुखरू सुलाओ अंदाज में कह रही थी। माजरत, मगर मेरी अना इतनी ऊंची जरूर है कि मैं किसी को काम डाउन करने के लिए गालियां ना सुन सकूं। हसन का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। तुम्हें पता है हसन, मैंने तुम लोगों के बाद 1-2 बार लड़कियों से दोस्तियां की थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चंद माह चल सकी। मुझे लगता है लड़कियों के दरमियान बाउंड होता है, लेकिन दोस्ती नहीं। दोस्ती सिर्फ लड़के कर सकते हैं। जानते हो क्यों? क्यों? वो अजनबी से पूछने लगा। क्योंकि लड़के शिकायत नहीं करते। जुखरू की बजाय स्टेज को देखते हुए शादान ने जवाब दिया था। वो हॉल में नहीं था। क्योंकि लड़के बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अब की सुखरुख बोली। अगर साल में एक दूसरे को एक भी कॉल करेंगे तो शिकवे शिकायत सानवी हैसियत रखते होंगे। असल अहमियत उस कॉल की होगी जो उन्हें मौसूल हुई है। और ये नहीं कहेंगे कॉल थी किसी की, वो कहते हैं दोस्त की कॉल थी।
उनका दोस्त साल में एक बार कॉल करने पे भी दोस्त सहता है। सालगिरह पे लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखकर भी दोस्त सहता है। और दर्द तकलीफ में मोटिवेशन की बजाय फंकार सुनने के बाद भी दोस्त सहता है। आधी दुनिया के काम लड़के इससे कर देते हैं क्योंकि भाई है यार। मैं ये सब जानता हूँ, तुम दोनों मुझे क्यों बता रहे हो? वो चिल्ला गया। इंसान जब किसी दूसरे शख्स के साथ होता है, चाहे ताल्लुक कोई भी हो, तो उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो सुकून होता है। मर्दों की दोस्ती में बिला वजह की चिक नाराजगी, बातें दिल में रख लेना नहीं होता। तुम अपनी दोस्ती को क्यों एक मयार से गिरा रहे हो? जुहरू की बात पे वो बिल्कुल चुप सा हो गया। हल्क में कांटों सा कुछ उगाया था लेकिन वो खामोश रहा। वो दोनों दोबारा उससे कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वो तीनों खाना प्लेट में डाले हुए अपनी मेज की तरफ वापस आ रहे थे जब हसन मध्यम आवाज से बोला, मैं उसे दोबारा कॉल करूंगा, फिर मिल भी लूंगा। वो दोनों उसकी बात पे महज हल्का सा मुस्कुराए। वापस मेज से गिर बैठे हुए वो हल्की हल्की बातें करते रहे थे। सुल्तान का जिक्र आया तो जुफरू की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। वो उन दिनों उसके चचा के खिलाफ एक केस लड़ रही थी और चंद दिन पहले सुल्तान ने उससे कॉल की थी। उन दोनों के दरमियान ये पहली कॉल थी जिससे बेहद तल्ख कलामी हुई थी। ये पहली कॉल थी जिससे बेहद तल्ख कलामी हुई थी। ये वो पहली कॉल थी जिसमें एक दूसरे के खानदान पर बात की गई थी। वो दोनों बेहद तुर्शी से एक दूसरे को अपने खानदान, जॉब और मुख्तलिफ चीज़ों पे ताने देते रहे। और ये कॉल जहाँ बंद हुई उसके आगे कई रास्ते भी बंद हुए थे। उसके बाद उन दोनों ने कोई कॉल नहीं की थी। तुम जानती थी ना सुल्तान तुम्हें पसंद करता है? शादान के इस यकदम सवाल से सुखरूफ जहाँ थी वहीं थम गई। शादान की आंखों में तपिश थी। तुमने थोड़ी देर पहले ठीक कहा है, लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती। तुम दोस्त होती तो ये सब ना करती। मुझे चिढ़ होने लगी है तुमसे क्योंकि तुमने सुल्तान को तबाह किया है। हंसला पूरी तरह उसके असाब पे सवार हुई थी और वो उसकी बेअदनाई को याद करके इतना तल्ख हो रहा था, अंदाजा भी नहीं हुआ। उसकी जिंदगी के मसाइल थे तो उसे सुखरूप को भी नहीं बख्शा। अपनी बकवास बंद करो शादान, ये इन दोनों का जाती मामला है। हसन ने नागवारी से टोका। अगर वो बात नहीं करता था तो क्या हुआ तुम कह देती। अब किया हुआ दोनों ही भुगतोगे। बल्कि तुमने तो शयान के लिए हाँ कह दी है ना। भुगतेगा तो सिर्फ मेरा दोस्त। मैं कौन हूँ शादान? वो दुख से पूछ रही थी। वो लड़की जिसे मेरा दोस्त पसंद करता था और है, लेकिन वही लड़की जो बेहद खुदगर्ज और मगरूर है, मौका परस्त भी। वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहा था हसन और सुखरूप समझ ही नहीं सके थे। उसे बस सुख हुआ था, बेतहाशा दुख। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना शादान। वो अपना सिल्वर पर्स दबोच कर खड़ी हुई। आज से तुम मेरे लिए वो इंसान हो जो बेहद घटिया है, जिससे मेरी हद क्रॉस की है। उसके लहजे से उसकी तकलीफ वाजिया थी। उसकी आंखें भरी हुई थीं। लम्हे के 1000वें हिस्से में सैयद शादान को अंदाजा हो चुका था कि वो क्या कर चुका है। उसे यूं लगा जैसे वो एकदम खाली हाथ हो गया हो। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। वो चली गई थी। हसन उसके पीछे गया था, मगर उसे यकीन हो चला था कि वो सुल्तान से बेतहाशा मोहब्बत में क्या नुकसान करवा चुका है। हाल में वो दोनों सर झुकाए हुए थे। सुल्तान मुताज्जब सा सारी दास्तान सुन रहा था। उसी पर शादान और जुखरूफ ने गर्दन उठाई, नजरें मिली और अगले चंद लम्हों में वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। उन्हें हंसते देख बाकी सभी ख्वामखा हंसने लगे थे। अगले कई लम्हे तहखाना मुख्तलिफ लोगों के कहकों से गूंज रहा था। फिर माजरत तलब की गई और दोनों तरफ से दिल बढ़ा किया गया। अगले कई मिनट बारियां बदलती गईं, किस्से चलते रहे, आग जलती रही और खाने पीने के दौर चले। जगहें तब्दील हुई। कोई किसी की गोद में लेटा था तो कोई किसी के कंधे पे सर रखे हुए था। हाँ, ये एक मीटअप था, लेकिन अपनी नवैयत का एक अजीब मीटअप, जहाँ वो किडनैप थे, मार खा चुके थे और अब शायद दोबारा भी खाने वाले थे। उन सबके दिलों में एक खल्फिशार था, लेकिन अजीब ठहराव भी था। जिंदगी में मसले हों तो संवारने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर मसले दोस्त से हों तो उम्मीद नहीं रहती। यहाँ बैठे उन 5 लोगों की जिंदगी एक भूचाल से गुजर आई थी और वो यहाँ बैठे एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, हंस रहे थे, तंज कर रहे थे और एक बार फिर एक दूसरे का खाना छीन तान कर खा रहे थे। माजी के किस्से और हाल की कहानियां सुना रहे थे। तहखाना जैसे आबाद हो गया हो, कैद जैसे नेमत बन गई हो। दोस्तों की वापसी बेहद अहम और कीमती शय होती है।